हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लेगेसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत के अंदर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश प्रशासन था, अंग्रेज़ों का जो प्रशासन था, उसकी लेगेसी, उसकी विरासत कैसी रही है और उसका टाइम पीरियड हमने पिछले वीडियो में कवर किया था और इसमें हम उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो लेगेसी है, जो विरासत है जिसे हम कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कैसी थी। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय जो प्रशासन है, इनहेरिटेड ब्रिटिश स्ट्रक्चर, अपने आप में ब्रिटिश स्ट्रक्चर के अंदर समाया हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ पर सारा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। आज के हमारे प्रेजेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी सारे प्रोसीजर्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चर हमने वहीं से इनहेरेंट किए, वहीं से लिए हैं। रिटेन्ड ब्रिटिश फ्रेमवर्क विद मिनिमल मॉडिफिकेशन, और थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है पोस्ट 1947 के बाद। हमें अपनी स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद इसमें मिनिमल मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं, लेकिन हमने वहीं से ये लिया है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क वहीं से लिया है। नाउ प्रोफेसर अशोक शर्मा का क्या व्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स कैन चेंज। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स होते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो चेंज हो सकता है, बट स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिस आर इनहेरिटेड। मतलब जो हमारे गोल्स हैं वो चेंज हुए हैं, लेकिन हमारे जो स्ट्रक्चर है वो आज भी ब्रिटिश स्ट्रक्चर के ऊपर ही रिलाई करते हैं। द पास्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस, जो पास्ट में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश प्रशासन था, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली आज हमारे प्रेजेंट सिस्टम पर देखने को मिलता है। इवोल्यूशन ओवर 200 ईयर्स, अब 200 सालों के बाद का विकास हम देखते हैं। तो डेवलप्ड अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश लीगल फ्रेमवर्क्स। जो आज हमारा प्रशासन है वो किस पर डेवलप हुआ है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। लास्ट वीडियो में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था और इसमें हम ब्रिटिश लेगेसी को देखेंगे और ब्रिटिश लीगल फ्रेमवर्क पे आज हमारा जो पूरा डेवलपमेंट है वो रिलाई करता है। प्रशासनिक जो प्रोसेसेस हैं एंड ट्रेडिशन, जो परंपराएं हैं, इस्टेब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल परसिस्ट। और ये जो जितने भी प्रोसेस और ट्रेडिशन है वो कब डेवलप हो चुके थे, कब स्टैब्लिश्ड हो चुके थे, जैसे ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया के ऊपर, तब से। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इम्पैक्ट है आज। तो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिफ्लेक्ट्स, जो आज हमारा प्रेजेंट का जो सिस्टम है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, हाँ, ब्रिटिश एरा को रिफ्लेक्ट करता है, वहीं की पॉलिसीज़ को, एंड गवर्नमेंट मॉडल्स भी वैसा ही है हमारा। लाइक हायरार्की का रूल भी हमने वहीं से लिया है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर जितने भी होते हैं, सीक्रेसी एंड फेडरल स्ट्रक्चर कंटिन्यू हम ब्रिटिश राज से हमने लिया था। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश लेगेसी के अंदर ऑल इंडिया सर्विस एंड पब्लिक सर्विस। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर का पॉइंट है कि ऑल इंडिया सर्विस, जो AIR हम कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, वो कहाँ से आई है, और पब्लिक सर्विसेज का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इंडियन सिविल सर्विस, जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे ICS कहा जाता है। इंडियन पुलिस सर्विस, IPS, ये भी उन्हीं की देन है। एंड अदर ऑल इंडियन सर्विसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए जितनी भी सेवाएं हैं वो सब किसकी देन है, किसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, ब्रिटिशर्स ने। दीज सर्विसेज कंटिन्यू टुडे एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और यही ICS और IPS जो सर्विसेज थी, आज इन्हें आज तो इसे चेंज करके इसका रीनेम कर दिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सर्विस, और इंडियन पुलिस तो सेम है। एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS, भी हो चुका है आज के प्रेजेंट टाइम में। ऑफिसर्स ऑफ दीज सर्विसेज, और इन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे, कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। वो इंडिया, यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस है, इसीलिए इस रैंक के, जिस लाइक IAS, IPS, ये किसी भी रैंक के, जो IFS रैंक के जो ऑफिसर्स थे, वो इंडिया में कहीं भी रिक्रूट और वहाँ पे उनका पोस्टिंग हो सकती थी। सिग्निफिकेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट एंड स्पेशलिस्ट सर्विसेज, और ये जो है कहीं पे भी अपनी अथॉरिटी एज अ लीगल फॉर्म में स्टैब्लिश कर सकते थे। द ब्रिटिश लेगेसी इंक्लूड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल, जो ब्रिटिश लेगेसी है, जो ब्रिटिश विरासत है, इंक्लूड अपने आप में समाहित करती है द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल इनटू गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स। ये जो क्लासिफिकेशंस करती है पर्सनल का, कार्मिकों का, एक गेजेटेड और नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ पर मेरिट बेस्ड होती है। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ACRs के हिसाब से, एंड सैलरी हायरार्की फेवरिंग हायर ऑफिशियल्स, और जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरी भी बहुत हायर होती है और फेवरिंग होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये बहुत ही हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स कह सकते हैं। द ट्रेडिशंस ऑफ हाउसिंग हाई रैंकिंग ऑफिसर्स इन सेपरेट सिविल लाइन्स अवे फ्रॉम द जनरल पब्लिक कंटिन्यूज टुडे। इसका मतलब है जितने भी सिविल लाइंस का मतलब होता है जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, जिनको बहुत अच्छी रैंक होती है जिनकी, वो ऑफिसर्स क्या है, सब लोगों से अलग रहते हैं। मतलब जनरल पब्लिक अलग रहती है और उन लोगों की जो हाउस होते हैं, उनके जो घर होते हैं, वो अलग लाइन में सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें ट्रेडिशन है ये कहाँ से देखने को मिलता है? ब्रिटिश एरा में ऐसा होता था। मतलब इसका है कि जितने भी बड़े पद के अधिकारी होते हैं वो विशेष तरीके के क्षेत्रों में रहते हैं। उनका जो घर है वो अलग जगह पर रहता है, जिसे सिविल लाइन कहा जाता है। वो आम लोगों से, जो नॉर्मल लोग होते हैं उन लोगों से अलग रहते हैं। जो कि ये जो ट्रेडिशन है ये हमें ब्रिटिश काल से ये शुरू हुई थी, ये जो परंपरा है, और आज भी देखने को मिलती है। जितने भी नागरिकों के आवास हैं उनसे दूर रहते हैं और इन्हीं लाइंस को सिविल लाइंस कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर, जो हमने यहाँ पर ऊपर में पढ़ा था कि ये होते क्या हैं वास्तव में। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज गैजेटेड ऑफिसर और व्हाट इज नॉन गैजेटेड ऑफिसर इन इजी लैंग्वेज। इन्हें ना हिंदी में कहा जाता है राजपत्रित अधिकारी। ये अधिकारी के पास क्या अधिकार होता है कि जैसे अपॉइंटमेंट होती है किसी भी, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती है। राजपत्र एक डॉक्यूमेंट है, उसमें प्रकाशित होती है इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है। और इनके पास एक राइट होता है, एक अधिकार होता है कि कोई भी तरह के डॉक्यूमेंट जो होते हैं उन्हें सत्यापित करने का। ठीक है, इसका मतलब उन जो अटेस्ट करने का उन्हें अधिकार होता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का इनके पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, और इनमें जस्ट लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी के अधिकारी शामिल होते हैं। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या होता है? इसमें क्लास 1 के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं सीनियर्स होते हैं ऑफिशियल्स, सच एज हम एग्जांपल देखते हैं आईएएस इसमें आ सकते हैं। ओके, देन आईपीएस इसमें आते हैं। क्लास 1 की बात कर रहे हैं हम, आईआरएस की जो जितनी भी जॉब्स है वो इसमें आती है। देन आईएफएस इसमें आते हैं, और जैसे कि जजेस जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सब इसमें होते हैं। लाइक प्रोफेसर्स इसमें होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। और वहीं नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स जस्ट जिनका जो नाम होता है, जिनका जो राजपत्र होता है, राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है भारत के, ठीक है, राजपत्र में इनका जो आधिकारिक नाम प्रकाशित नहीं होता है, वो होते हैं, पब्लिश नहीं होता है। और ये नॉर्मली जो है ना अधीनस्थ होते हैं, किन के अंडर काम करते हैं? जो आधिकारिक तंत्र होते हैं उनके अंडर काम करते हैं। और लाइक इसमें ग्रुप बी आ जाता है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वाले, ये सब जो नॉर्मली स्कूल में क्लर्क होते हैं, शिक्षक होते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं, जिनके पास विशेष तौर पर कुछ प्रमाणित या फिर कोई दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट को अथॉरिटी नहीं होती है उसको देखने की, अटेस्ट करने की, ये सब। ठीक है, तो इन नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कोई विभाग में वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जस्ट लाइक फॉर इंस्पेक्टर, वेरियस डिपार्टमेंट्स के जूनियर इंजीनियर्स जो होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, और डी में जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ्स होते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये क्या होती है। इस रिपोर्ट का जो यूज़ है वो नॉर्मली गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है। एक तरह से ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, परफॉर्मेंस को बताती है, और ये यूज्ड आती है गवर्नमेंट सर्विसेज में। इसके अंदर वर्क को एसेस करना, कंडक्ट करवाना, इंटीग्रिटी हो, क्या एम्प्लॉय की इंटीग्रिटी है, ये सब टिपिकली होती है। और ये सब ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस के अंदर, अदर सिविल सर्विसेज में इसका यूज़ होता है। ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होती है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखती है कि ये किसी के साथ शेयर्ड ऐसे नहीं होती है, बट एम्प्लॉय जो है उसके प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, ये सब में काम आती है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर परफॉर्मेंस देखी जाती है किसी कर्मचारी की, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी है, उसके मोरल कंडक्ट कैसे हैं, ये सब एक कर्मचारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और ये बताता है कि वो कैसे काम कर रहा है, रिव्यू है एक तरह से। तो अगर किसी की परफॉर्मेंस और किसी की एसीआर रिपोर्ट अच्छी होती है तो उसको अच्छा प्रमोशन मिलता है, पुअर होती है तो पेनल्टीज़ भी लग सकती है। तो इस तरह से ये है एसीआर। इससे क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है।
फिर हम देखते हैं कि सैलरी फेवरिंग हायर ऑफिशियल्स, उनकी सैलरी के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे जाते हैं। ये सब हमें ब्रिटिश से ही मिला है। नाउ सेक्रेटरीट सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सेक्रेटरीट? सचिवालय जो सिस्टम होता है। द सेक्रेटरीट वॉज स्टैब्लिश एज द हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी प्रशासनिक बॉडी जो है सबसे हाइएस्ट, वो क्या है? सेक्रेटरीट, सचिवालय है। सचिवालय सबसे हाइएस्ट कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ये है। कंप्राइजिंग मिनिस्टर्स, इसमें मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरी, सचिव होते हैं, अदर ऑफिशियल्स जो इंपॉर्टेंट आईएएस वगैरह सब इसी में होते हैं, सब इसी में बैठते हैं, राइट। इट एग्जिस्ट्स टू बोथ एट सेंट्रल लेवल, यूनियन सेक्रेटरीट जिसे कहा जाता है, जो सेंटर में होती है उसे यूनियन सेक्रेटरीट कहा जाता है, जो स्टेट लेवल पे सेक्रेटरीट सचिवालय होता है उसे स्टेट सेक्रेटरीट कहा जाता है, और ये दोनों ही लेवल्स पर होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग, और ये इनका क्या काम रहता है? पॉलिसी बनाना, लॉ फॉर्मुलेशन करना, लॉ बनाना, एंड एडवाइजिंग मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर्स को, नेताओं को एडवाइस करना, ये इनकी ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपोर्टिंग बॉडीज लाइक डायरेक्टरेट्स, बोर्ड्स, कमीशंस एंड कॉरपोरेशंस असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन, इन सबको सपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स की, बोर्ड्स को, कमीशंस को, जितनी भी इंपॉर्टेंट कमीशंस है, कॉरपोरेशंस को, इन सबको सपोर्ट करना, ये इनका काम होता है। रिजिड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर जो है, जो वो भी हमें कहाँ से मिला है? ब्रिटिश लेगेसी से लिया गया है हमारे द्वारा। तो स्ट्रिक्ट लॉज है हमारे इसमें देखने को मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। स्ट्रिक्ट लॉज, रूल्स, प्रोसीजर्स, जो प्रक्रियाएं होती है वो सब स्ट्रिक्ट है, एक तरह से लाल फीताशाही दिखाती है। वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और ये सब हमें कब पता चला था? ब्रिटिश रूल के समय ही हमें पता चलता। टू रेगुलेट, जब ब्रिटिश लोग शासन को गवर्न करते थे, रूल रेगुलेट करते थे। द फाइल सिस्टम, अब ये फाइल सिस्टम क्या होता है? एक पॉइंट आया है, द फाइल सिस्टम, व्हाट इज दैट? लेंदी पेपर वर्क, बहुत ही पेपर वर्क होता है। मतलब एफिडेविट्स बनाओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स लेकर आओ। आप अगर कभी देखेंगे, नॉर्मली आप अपना कोई काम करवाने जाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे वो छोटी सी पंचायत समिति ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसे हम देखते तो हमारे से पेपर बहुत मांगे जाते हैं कि आप ये लेके आइए, इसकी फोटोकॉपी लेके आइए। हर चीज़ को एकदम फाइल सिस्टम है हमारे यहाँ पे। वो कब से चला रहा है? वो ब्रिटिश पीरियड से। बहुत ही रिजिड है, कठोर है। किसी भी चीज़ की कमी होगी तो हमें वापस घर भेज दिया जाएगा कि आप लेकर आइए पूरा पेपर। तो हम देखने को मिलता है डे टू डे लाइफ में लेंदी पेपर वर्क है। एफिडेविट्स चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स एंड अप्रूवल्स चाहिए फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर्स के साइन। आपने देखा होगा कि एक सरकारी कोई है तो उसके साइन लगते हैं, ऐसे करके। ऑरिजिनेटेड इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखने को मिलता है कि वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। द फर्स्ट गैजेट वॉज पब्लिश्ड ऑन जनवरी 1864 में फर्स्ट गैजेट को पब्लिश किया गया था, फर्स्ट राजपत्र निकाला गया था। एंड द इम्पीरियल गैजेटर्स ऑफ इंडिया हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, और ये जो गैजेटर्स थे वो हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक प्लानिंग के अंदर। ब्यूरोक्रेट्स स्टिल फॉलो हायरार्कियल एंड रिजिड सिस्टम, जो नौकरशाह हैं आज भी वो इस तरह के रिजिड हायरार्कियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, लीडिंग टू ब्यूरोक्रेटिक एल्टिमिज्म, साहिब कल्चर जिसे कहा जाता है। एक साहिब कल्चर, बाबू राज, जो ये सब नॉर्मली नाम है इनके, साहिब कल्चर, बाबू राज, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस को दिखाता है, दर्शाता है। फिर हम देखते हैं फेडरल सिस्टम एंड नेशनल यूनिटी कहाँ से ली गई। संघवाद जो सिस्टम देखने को मिलता है जिसकी नेशनल यूनिटी हम देखते हैं क्या, तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस फेडरल गवर्नेंस। फेडरल गवर्नेंस, पावर शेयर होती है, पावर डिवाइड होती है। कहाँ कहाँ डिवाइड होती है? सेंटर, स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़ में पावर्स को बांटा जाता है। डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रांतों में और सेंटर में, ठीक है। की नेशनल फंक्शंस देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंटली, लाइक डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, टेली कम्युनिकेशन में ये सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। इनकी सबकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी की बातें हैं ना, तो ये किसके अंडर में आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, लाइक डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, रेलवे, पोस्टल, ये सब क्या है? हाँ, सेंट्रल में। इन 1935 मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, एकता से काम करते हैं, ओके। नाउ इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज करंट यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 1935 का जो अधिनियम है भारत शासन, वहाँ पे इसकी नींव रखी गई थी, नींव बिछाई गई थी किसकी? इंडिया के करंट
स्टेटस की, लाइक यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट जो आज के समय में इंडिया फॉलो करता है उसकी। फीचर्स लाइक यूनाइटरी सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप हम कहते हैं नागरिकता, वो भी यहीं से। सेंट्रली अपॉइंटेड गवर्नर्स जो राज्यपाल है, एंड स्ट्रॉन्गर सेंट्रल अथॉरिटी कंटिन्यू टुडे, आज भी चलता आ रहा है, देखने को मिलता है। हमारे पास दोहरी नागरिकता नहीं है, पूरे भारत का आप एक नागरिक है तो आपके पास एक ही नागरिकता होगी, एक ही सिटीजनशिप होगी। आर्टिकल 5 to 11 में ये मेंशन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अनामता मतलब होता है कि जो नाम है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का वो गुमनाम रहेगा, अनोनिमस होंगे, वो मतलब बिना किसी अपने नाम को उजागर किए काम करेंगे, कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, एकदम हर चीज़ को बहुत ही गंभीरता पूर्वक वो हर चीज़ को एक तरह से हिडन रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, गुप्त रखेंगे। पब्लिक ऑफिशियल्स जितने भी कर्मचारी हैं, सर्व द गवर्नमेंट, जो भारत में या फिर भारत को सर्व करते हैं, हम एग्जांपल भारत का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो हम भारत का लेंगे, जो सरकार को काम करते हैं, सर्व करते हैं, सेवा करते हैं। नॉट देमसेल्फ, खुद की सेवा नहीं करते हैं, वो सरकार की सेवा करते हैं। एंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एनोनिमिटी, इसीलिए उनका कर्तव्य है कि वो प्रशासनिक गुप्तता जो होती है उनकी और जो उनकी अनामता है वो बना के रखे, एनोनिमस रहे, एंश्योर करे। द 1923 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया था 1923 में, प्रोहिबिट्स पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, की गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं करना है, प्रोहिबिट्स किया था कि पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करना है। ये कौन सा एक्ट है? 1923 ऑफिशियल एक्ट्स कहते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट आया था 1872 के अंदर, ग्रांट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द राइट टू विदहोल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक। इसका मतलब है इंडियन एविडेंस एक्ट ने फिर परमिशंस, जो गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उनको राइट दी थी कि वो विदहोल्ड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द पब्लिक, रख सकते हैं अपने पास पब्लिक से सुरक्षित। द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 हैज़ वीकेंड दिस सीक्रेसी टू सम एक्सटेंट। लेकिन जैसे ही 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आता है, उसने इन दोनों ही तरीके की जो ऑफिशियल सीक्रेट्स और इस एविडेंस एक्ट को जो है एकदम वीक कर दिया था। ओके, नाउ कमिटी सिस्टम हम देखते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द कमिटी सिस्टम, और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इस कमिटी सिस्टम को जो है, जो आज हम देखते हैं बहुत सारी अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई है, वो भी कहाँ से आई है? कमिटी सिस्टम ब्रिटिश की लेगेसी से आई है, विरासत से आई है, हमें मिली है। फॉर डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टिगेशंस, अलग अलग कमिटियाँ बनाई हुई है रिकमेंडेशन, सिफारिशों के लिए। नाउ वेरियस पार्लियामेंट्री, कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ जो रिलेटेड हैं एग्जिस्ट टुडे फॉर गवर्नेंस, आज भी हमें देखने को मिलती है। द सिस्टम इज ऑफन इनएफेक्टिव लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशंस एज हाईलाइटेड बाय विंस्टन चर्चिल हु कंपेयर्ड इट टू ऑस्ट्रेलियाज रैबिट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम। विंस्टन चर्चिल ने तो इस कमिटी को, इस सिस्टम को बहुत इनफेक्टिव बताया है, अच्छा नहीं बताया है। लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है, एज हाईलाइटेड बाय विंस्टन चर्चिल हु कंपेयर्ड इट, उन्होंने कहा था कि ये तो ऑस्ट्रेलियाज के रैबिट इन्फेस्टेशंस प्रॉब्लम जैसा है। ओके, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक बार ऐसा हिस्ट्री है कि यूरोप में 1859 के टाइम क्या हुआ था, एक खरगोश रैबिट एक आया था, जो एक स्पीसीज थी रैबिट की, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं नेचुरल डिज़ास्टर जैसा हो गया था, क्योंकि वो जैसे ही यूरोप से आया था, शिकार के लिए लाया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे भोजन की कमी थी और इस तरह से कोई प्राकृतिक आपदा थी जिससे क्या हुआ, रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और बहुत ज़्यादा खरगोशों की जो संख्या है वो बढ़ गई थी। तो बाद में उनका कोई शिकार करने वाला भी नहीं था, ना फॉक्स ना कुछ ऐसा, तो एक तरह से प्रॉब्लम को उनसे कंपेयर किया कि तो बहुत इनफेक्टिव है और बहुत बढ़ते जा रही है कमिटी सिस्टम को, विंस्टन चर्चिल ने कहा, एक एज एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड वॉरेन हेस्टिंग 1772 फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, जो टैक्स और रेवेन्यू कर रिलेटेड जितनी भी थी उनके लिए एक पोस्ट बनाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, DC की पोस्ट बनाई थी, वॉरेन हेस्टिंग से बनाई थी 1772 में। द पोजीशन वॉज अबॉलिस्ड इन 1773 में, इस पोजीशन को अबॉलिस्ट कर दिया, बट री इंस्टेंडेड इन
1718 में वापस लाया गया, गिवन जुडिशियल पावर्स, और इसे जुडिशियल न्यायिक पावर्स भी दे दी गई 1787 के अंदर। पहले कब आता है? 1772 में इंट्रोड्यूस्ड होता है ये पोस्ट, 1717 में से खत्म कर दिया जाता है, फिर 1718 में वापस आता है, 1787 में इसे जुडिशियल पावर दे दी जाती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिमेन्स द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन इंडिया, और आज भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक सेंट्रल अथॉरिटी है इंडिया के अंदर, रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए और विकास करने के लिए, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करने के लिए आज डीसी की पोस्ट आज भी इंडिया के अंदर रिमेन है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? द ब्रिटिश डेवलप्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू यानी जो भूमि राजस्व प्रणाली और भू राजस्व प्रणाली, जो लैंड के ऊपर टैक्स लगता है वो, टू फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में इसको इंक्लूड किया गया। द फर्स्ट रेवेन्यू बोर्ड कब स्थापित हुआ था? बंगाल में हुआ था 1786 के अंदर फर्स्ट, ठीक है। द टुडे रेवेन्यू बोर्ड, आज का जो राजस्व है वो कलेक्टर्स, तहसीलदार्स एंड कानूनगोज और पटवारीज, ये सब इसमें आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। कंटिन्यूज टू मैनेज एंड लैंड टैक्सेशंस रिलेटेड विद भू राजस्व कर जो भी होता है उससे रिलेटेड, सरकारी ज़मीनों का या फिर सबका। अदर रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या हैं? सच एज इनकम टैक्स आते हैं, सेल टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज इवॉल्व फ्रॉम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एरा, तब से इवॉल्व होता आया है, ठीक है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन देखते हैं। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड पुलिसिंग मैनिंग मेनली टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू कलेक्शंस एंड मेंटेन्ड कंट्रोल, कि पुलिस को स्थापित किया गया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तब से आया ताकि रेवेन्यू कलेक्शन जो है, कलेक्शन का प्रोटेक्शन हो सके, जो कलेक्शन हुआ है उसका प्रोटेक्शन, और मेनली कंट्रोल करे। किस चीज़ को कंट्रोल करना है? जनता को कंट्रोल करना है। द पोस्ट ऑफ एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 1808 के अंदर। ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि एसपी की पोस्ट कब डेवलप्ड हुई थी, इंट्रोड्यूस्ड कब हुई थी? 1808 में हुई थी। द पुलिस एक्ट 1861 आया था, ये क्या था? बेस्ड ऑन 1860s पुलिस कमीशंस रिकमेंडेशन, स्ट्रक्चर द इंडियन पुलिस फोर्स को स्ट्रक्चर करो, रीफॉर्म करो, रिकमेंडेशंस आई थी। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी पोस्ट वॉज क्रिएटेड, एक आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट क्रिएट की गई थी। मेकिंग लॉ पॉलिसी इंडिपेंडेंट फोर्स एंड अंडर ब्रिटिश रूल, ताकि ब्रिटिश रूल के अंदर पॉलिसी इंडिपेंडेंटली जितनी भी है पुलिस काम कर सके अपने स्वतंत्र रूप से। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज विच एग्जिस्टेड इन अलाइट इंडियन हाउस होल्ड्स। प्राइवेट यानी किसी की प्राइवेट ओपन जो सिक्योरिटी होती है, सर्विसेज होती है, उनको देना, जो बड़े बड़े एलीट लोग होते हैं उनके घर, उनकी संपत्ति सुरक्षा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल उस टाइम हैव एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली इन मॉडर्न एरा। आज भी देखने को मिलता है, लोग प्राइवेटली ओन्ड करते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड ऑल, ये देखने को मिलता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश आर्थिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं प्रशासन। द ब्रिटिश सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, संसाधनों का जो सेंट्रलाइज इनके अंडर में रहते थे, एंड कंट्रोल प्रोविंशियल स्पेंडिंग। द 1833 एक्ट, जो 1833 का जो एक्ट था, गेव द गवर्नर जनरल कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल फाइनेंस। गवर्नर जनरल अब किस पर कंट्रोल रखेगा? प्रांतों के फाइनेंसेस पे कंट्रोल रखेगा, उनको ये अधिकार दिया गया 1833 में। लॉर्ड मेयोज डिसेंट्रलाइजेशन प्लान 1870 अलाउड प्रोविंसेस, प्रांतों को ये अधिकार देता है टू मैनेज प्रिजन्स, पुलिस, रोड्स एंड हेल्थ केयर, कि लॉर्ड मेयोज के जो डिसेंट्रलाइजेशन प्लान थे, जो विकेंद्रीकरण प्लान थे 1870 वाले, उन्होंने छोटे छोटे प्रांतों को क्या अधिकार दी कि वो अब खुद मैनेज करें अपने प्रिजन्स को, जेल्स को, पुलिस को, रोड्स को और हेल्थ केयर को, सुरक्षा, सेवा, स्वास्थ्य को। फिर द स्ट्रेचे प्लान 1877 से एंड 1882 रिफॉर्म्स डिवाइडेड रेवेन्यू इनटू सेंट्रल प्रोविंशियल शेयर्ड कैटेगरीज। इस प्लान ने रेवेन्यू सिस्टम को डिवाइड किया सेंट्रल में और प्रोविंशियल्स में अलग अलग। द 1935 एक्ट ग्रांटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस। अब 1935 के एक्ट ने फाइनेंशियल अथॉरिटी, ऑटोनॉमी जो है, स्वायत्तता प्रदान की प्रांतों को कि अब आप अपने फाइनेंस कंट्रोल पे खुद रखें। द ऑडिटर जनरल एट द नेशनल लेवल, कि अब जो ऑडिटर जनरल है वो नेशनल लेवल पर होगा, एंड अकाउंटेंट जनरल एट द प्रोविंशियल लेवल, स्टेट्स लेवल पर होगा। वर इंट्रोड्यूस इन 1919 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया
ऑडिटर जनरल और अकाउंटेंट जनरल को ओवरसीज फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के आप जवाबदेह रखेंगे। जो अकाउंटेबिलिटी आपकी जवाबदेही होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप फाइनेंशियल्स पर ओवरसीज रखें, नज़र रखें। फिर हम देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। द ब्रिटिश फॉर्मलाइज लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। अब ब्रिटिश ने फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर बनाया कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस, अब जो नीचे के स्तर हैं वो खुद अपनी शासन चलाएंगे। द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास। सबसे पहले मद्रास के अंदर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टैब्लिश होती है 1687 के अंदर, फॉलोड बाय बॉम्बे एंड कैलकाटा। फिर बाद में बॉम्बे और कैलकाटा में भी देखने को मिलते हैं। लॉर्ड मेयोज रिफॉर्म आए थे 1870 में, ग्रांटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू लोकल बॉडीज, अभी हमने ऊपर पढ़ा। लॉर्ड रिपन 1882 में, लॉर्ड रिपन के रिकमेंडेशंस नॉन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन कहे जाते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंट्रोड्यूस्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल गवर्नमेंट एरियाज में, जो है उन्होंने बताया कि जितने भी गांव के क्षेत्र हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बने, प्रतिनिधित्व खुद करें और आगे आए। 1909 के डिसेंट्रलाइजेशन कमीशंस जो थी उसने प्रपोज किया 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, लाइक विलेज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट। 3 टायर सिस्टम को 1909 डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन ने प्रपोज किया था। 1919 का एक्ट ट्रांसफर्ड लोकल गवर्नेंस पावर्स टू प्रोविंसेस। अब 1919 के एक्ट में जितनी भी लोकल गवर्नेंस की पावर थी वो ट्रांसफर्ड होती है प्रोविंस के पास, प्रांतों के पास। इवन टुडे कंटोनमेंट बोर्ड जितनी भी हैं एस्टैब्लिश अंडर द 1924 एक्ट के अंदर बने कंटोनमेंट बोर्ड जितने भी हैं, फंक्शंस अंडर ब्रिटिश एरा रेगुलेशंस में पहले वो काम करते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब हम स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। इंडिया अडॉप्टेड अ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। अब इंडिया ने जैसे ही स्वतंत्रता मिली इंडिया को 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। उसकी डेट क्या थी? उसकी डेट थी 2 अक्टूबर 1959 को। फिर हम देखते हैं हमारे पास 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें 74वें संविधान संशोधन में 1992 में जो हुए थे, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू रूरल एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट्स। फिर वो एक संवैधानिक तौर पर अधिकार देते हैं अर्बन और सेल्फ गवर्नमेंट को, रूरल और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट को, कि वो अपना जितना भी संवैधानिक अधिकार उन्हें दर्जा प्राप्त हो जाता है कि वो अपना शासन खुद चला सकते हैं। नाउ जुडिशियल सिस्टम देखते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड, अब जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अ स्ट्रक्चर्ड जुडिशरी, यानी न्यायपालिका होगी जिसका एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते हैं इसे। तो अब देख पा रहे हैं हमारी ब्रिटिश विरासत से हमें बहुत कुछ मिला है। एंड सेपरेटिंग सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ताकि सिविल केसेस को अलग सॉल्व करो, क्रिमिनल केसेस को अलग सॉल्व करो। और लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, तो उसी से रिलेटेड है। तो इन सब को अलग अलग, सुप्रीम कोर्ट अलग होगी, हाई कोर्ट अलग होगी, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉलो बाय द ब्रिटिश लीगल फ्रेमवर्क्स, और ये हमें ब्रिटिश लीगल फ्रेमवर्क से देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से जुडिशरी को भी डिवाइड किया गया है। एमरजेंसी एंड डिजास्टर एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं, वो भी वहीं से लिया गया है। कोई भी आपदा आ जाती है और डिजास्टर हो जाता है तो इमरजेंसी आपातकाल में किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए। भारत का जो प्रशासन है इज़ हाईली एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत काम करता है इन क्राइसिस मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में, सच एज नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, इलेक्शंस में काम करता है, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काम करना, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उस पर काम करना। हाउएवर इट रिमेन्स ब्यूरोक्रेटिक, है तो ये ब्यूरोक्रेटिक, नौकरशाह नुमा, स्लो भी है, रूटीन इनकी बहुत ही स्लो है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स देखते हैं। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ, कानून से ऊपर कुछ नहीं है, हम अभी आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं इसे। एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा है वो यूके से लिया गया है। दे इंट्रोड्यूस द डिविजन्स ऑफ पावर्स, कि पावर का डिवीजन होना चाहिए, पावर का बंटवारा होना चाहिए अमॉन्ग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी में, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका में। तो इन सब में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें आप। कंक्लूजन देखते हैं आज के वीडियो का कि इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिटेन सिग्निफिकेंटली ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है, आज भी है, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, नौकरशाही प्रक्रियाएं, हायरार्कियल गवर्नेंस है, और पद सौपानी जो शासन प्रणाली है, सीक्रेसी,
सीक्रेसी का सिद्धांत देख सकते हैं, फेडरलिज्म देखने को मिलता है, संघवाद, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशियल स्ट्रक्चर्स, ये सब हैं। वाइल सम रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, कुछ सुधार हुए हैं आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। और इसके बाद जो हम वीडियो पढ़ेंगे, जो वीडियो देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट का स्टेटस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में, और किस तरह से कॉलोनियल गवर्नेंस रिमेन्स एम्बेडेड इंडियाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।